गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ रहे थे लॉरेंस कोलबर्ग की। हमने पढ़ा कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे पहले जीन पियाजे ने दी। उनकी थ्योरी से इंस्पायर होकर, कॉपी नहीं की, उनकी थ्योरी से इंस्पायर होकर लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी। जीन पियाजे ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी उसमें दो स्टेजेस थी, हेटेरोनोमस ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस जो बच्चा दूसरों से मोरलिटी सीखता है, और ऑटोनोमस जो खुद से सीखता है। हमने पढ़ा कि व्हाट इज डिलेमा, व्हाट इज मोरल रीजनिंग, और कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव मोरल डिसीजन पर पड़ता है। डिलेमा दुविधा होती है। दुविधा से बाहर निकलने के लिए जो हम तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग। और मोरल रीजनिंग लगा के हम एक डिसीजन तक पहुंचते हैं। और जो डिसीजन होता है उस पर हमारी कोग्निटिव मैच्योरिटी का प्रभाव पड़ता है। यदि हमारा कोग्निशन डेवलप है, हम मैच्योर हो चुके हैं कोग्निटिवली, तो हम अच्छे मोरल डिसीजन लेंगे। और यदि हम इमेच्योर हैं कोग्निटिवली, तो हम जो डिसीजन है वो इतने अच्छे नहीं ले पाएंगे। हमने 3 लेवल पढ़े। उससे पहले हमने पढ़ा कि 72 मेल्स पर लॉरेंस कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, डिलीमा दिए। फेमस डिलीमा था हाइंस डिलीमा, हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 3 लेवल पढ़े, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल 4 से 10 साल होता है, जिसमें मोरलिटी क्या होती है, जीरो। बच्चे को नहीं पता कि क्या होती है मोरलिटी, उसको अभी कुछ नहीं पता। दूसरा हमने लेवल पढ़ा कन्वेंशनल लेवल, जिसमें मोरलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी होती है, वो होता है 10 to 13 ईयर। एंड लास्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें मोरलिटी खुद की होती है, इंडिविजुअल अपनी खुद की मोरलिटी बनाता है, और वो होती है 13 अबव। आज हम स्टेजेस पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। टोटल 3 लेवल है। हर एक लेवल के अंदर जो 2 स्टेज है। लेवल 1 के अंदर भी 2 स्टेज है, लेवल 2 के अंदर भी 2 स्टेज है, और लेवल 3 के अंदर भी 2 स्टेज है। यानी कि टोटल स्टेजेस होगी 6 और लेवल हो गए 3। यदि पूछ ले कितनी स्टेजेस दी है, तो 6 स्टेजेस दी है लॉरेंस कोलबर्ग ने, और लेवल 3 लेवल दिए हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। मैंने बताया प्री कन्वेंशनल लेवल की एज होती है 4 से 10 साल के बीच में, और जो मोरलिटी होती है वो जीरो होती है। फर्स्ट लेवल में मोरलिटी जीरो होती है। उसके अंदर 2 स्टेजेस आती है हमारी। फर्स्ट स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसमें क्या होता है कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए कार्य करेगा। वो इसलिए पढ़ेगा, इसलिए नंबर लाएगा ताकि कहीं पापा मारे ना। सिर्फ इसलिए काम करेगा, कुछ भी काम करेगा सिर्फ दंड से बचने के लिए काम करेगा। दूसरा उसका कोई मोटिव ही नहीं होगा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज में। सेकेंड स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या टिट फॉर टैट, या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इसके 4-5 नाम है, वो 4-5 नाम सारे याद करने हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट, और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ये सारे नाम याद करें। इसमें क्या होगा, बच्चा खुद का बेनिफिट देखेगा, सेल्फ बेनिफिट। अगर मेरा कुछ फायदा है तो ही काम करूंगा। या टिट फॉर टैट फॉलो करेगा, मतलब जैसे को तैसा। यदि यदि वो स्कूल में अपने फ्रेंड से पेन दे रहा है, तो वो पेन तभी देगा जब उसका फ्रेंड उससे भी कुछ दे रहा है। यानी मान लो कि उसका फ्रेंड उसे पेंसिल शेयर कर रहा है, तो वो पेन तभी शेयर करेगा कि पहले उसने पेंसिल शेयर की। इसलिए वो अपना लंच खिला रहा है, क्यों? क्योंकि उसने भी लंच खिलाया था। टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा। यदि मैं कोई काम करूंगा, यदि कोई मेरी हेल्प करेगा तो ही मैं उसकी हेल्प करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये होता है टिट फॉर टैट, अपना खुद का बेनिफिट देखता है। बचपन में देखा होगा कि जब बच्चे, मम्मी जो होती है वो सामान लेने भेजती है, तो वो कहते हैं कि 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दो, क्योंकि इससे मेरा बेनिफिट क्या है, मैं बाजार जाऊंगा सामान लेके आऊंगा, इससे मेरा भी तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ मेरा फायदा होना चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है तभी सामान लाता है। अगर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते तो वो सामान नहीं लाएगा। तो ये क्या, अपना बेनिफिट देख रहा है, अपनी नीड देखता है, अपनी वॉन्ट्स देखता है, अपनी चाहत देखता है। यदि उसका बेनिफिट, उसका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो वो कोई काम करेगा, वरना वो नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेज सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए काम करेगा। पढ़ रहा है ताकि पापा अच्छे नंबर आए, कहीं अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो पापा पिटाई करेंगे या मारेंगे, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है। दूसरा स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। अपना खुद का बेनिफिट देखेगा, सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी नीड देखेगा, चाहत, अपनी वॉन्ट्स। इसमें क्या होती है, मोरलिटी जीरो होती है। अब यहाँ कोई मोरलिटी नहीं है, सिर्फ पनिशमेंट से बचने का काम कर रहा है और खुद की
इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल, वो होता है 10 से 13 साल, जिसमें मोरालिटी क्या होती है, सोसाइटी की तरफ होती है कि जो सोसाइटी को अच्छा लगता है वो कार्य करेगा, मतलब कि जो सोसाइटी के रूल्स है उसको फॉलो करेगा। सेकंड लेवल है कन्वेंशनल, इसमें दो स्टेज है। पहली स्टेज है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और इसका दूसरा नाम है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। ये याद रखना है कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन का दूसरा नाम क्या है, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन। इसमें क्या करेगा बच्चा कि अपने आप को अच्छा बन के दिखाएगा, प्रेज के लिए काम करेगा, प्राउड के लिए काम करेगा, है ना, अपने आप को अच्छा बन के दिखाएगा। यदि टीचर ने बच्चे को स्कूल में गुड दिया होगा, होमवर्क किया उसने गुड दे दिया, एक्सीलेंट दे दिया, तो आके दिखाएगा मम्मी से, अपने आप को अच्छे बन के दिखाएगा कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, देखो ये मिला। या कि कोई शाबाशी देगा तभी कार्य करेगा, वो कुछ भी काम करेगा। जैसे दादी कहती है हमारा लड़का तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, अब उसको समझदार और अच्छा कह के अब उससे कोई भी काम करा लो वो कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी तारीफ हो गई, प्रेज हो गई, उसकी प्रशंसा हो गई। तो इसमें बच्चा प्रशंसा का भूखा होता है कि मेरी तारीफ हो। इसमें क्या करेगा, होनेस्टी के लिए, प्राउड के लिए, प्रेज के लिए काम करेगा, अपने आप को अच्छा बन के दिखाएगा कि मैं गुड बॉय नाइस गर्ल। गुड बॉय नाइस गर्ल से ही समझ में आ रहा है कि अपने आप को अच्छा बन के दिखाएगा कि मैं सबसे अच्छा हूं। तीसरी स्टेज समझ में आ गई। अब फोर्थ जो स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस या लीगल ओरिएंटेशन। इसके भी तीन नाम है, सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस, लीगल ओरिएंटेशन या लॉ एंड ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, रूल्स आर रूल्स, जो भी सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं वो बना दिए, एक बार अगर वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि मान लो कि हम जा रहे हैं और कोई रेड लाइट है और हम कार ड्राइव कर रहे हैं और हम किसी पेशेंट को लेके जा रहे हैं, वो सीरियस कंडीशन में है, तो इस स्टेज का बच्चा, इस लेवल का बच्चा क्या कहेगा कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना। क्यों? क्योंकि रूल्स क्या है, सोसाइटी का रूल्स क्या है, गवर्नमेंट के रूल्स क्या, ट्रैफिक रूल्स क्या है कि हम जब तक रेड लाइट है तब तक हमें रुकना है, स्टॉप होना है। लेकिन वो क्या कहेगा कि क्रॉस नहीं करनी रेड लाइट, चाहे कुछ हो जाए। रूल्स जो है वो जो सोसाइटी ने रूल्स बना दिए वो रूल्स है, रूल्स चेंज नहीं हो सकते चाहे कुछ हो जाए। जो भी नियम बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, उनको फॉलो करना है। हाइंस डिलेमा में जो इस स्टेज का बच्चा होगा या इस लेवल का बच्चा होगा वो क्या कहेगा कि चोरी हाइंस को नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि चोरी करना सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस स्टेज का, इस लेवल का बच्चा रूल्स को रूल्स मानेगा, रूल्स कैन नॉट बी चेंज, रूल्स में परिवर्तन नहीं हो सकते। एक बार जो नियम बना दिए वो बना दिए, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल है थर्ड लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो होता है 13 अबव। इसमें जो मोरालिटी होती है, देखो सेकंड लेवल में मोरालिटी सोसाइटी की तरफ थी, सोसाइटी में अच्छा बनने के लिए कोशिश कर रहा है कि सोसाइटी मेरे को प्रेज, प्रशंसा करे मेरे को, ताकि मेरी तारीफ करे सोसाइटी की। और दूसरी जो इसमें सेकंड लेवल में जो हमने स्टेज पढ़ी, स्टेज 4, वो क्या थी, रूल्स जो सोसाइटी ने बनाई वो रूल्स है, सब कुछ क्या हो रहा है, सोसाइटी की तरफ मोरालिटी है। अब थर्ड लेवल में जो मोरालिटी होगी वो खुद की होगी, इंडिविजुअल की होगी। अब वो सोसाइटी की मोरालिटी को फॉलो नहीं करेगा, अब मेरी खुद की मोरालिटी है, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। अगर जैसे कि फर्स्ट स्टेज है इसमें, थर्ड लेवल में फर्स्ट स्टेज, या हम बोल देते हैं स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें क्या होगा, यदि जो रूल्स बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वो ह्यूमन राइट्स को, जस्टिस को फॉलो नहीं करते या उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे। मान लो सोसाइटी ने मेरे लिए कोई रूल्स बनाए और वो मेरे काम में आ ही नहीं रहे, वो मेरे किसी काम के ही नहीं है, तो उन रूल्स का क्या फायदा। एग्जाम्पल, किसान आंदोलन हुआ था, किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए जिनको उन्होंने कहा कि काले कानून है। वो जो कानून बनाए गए थे वो किसानों की नीड को फुलफिल ही नहीं कर रहे थे, तो वो किस बात का कानून, किस बात के वो लॉज, किस बात के वो नियम, जब जिसके लिए बनाए गए हैं वो उनकी नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होगा कि रूल्स कैन बी चेंज, रूल्स जो वो चेंज हो सकते हैं यदि वो इंडिविजुअल राइट्स को, इंडिविजुअल नीड्स को या ह्यूमन जस्टिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। और जब जो 3 कानून बनाए गए उन्होंने हमारी
गवर्नमेंट ने उनको हटाया भी, क्यों? क्योंकि वो उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी डिमांड रखी, और उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उन तीनों कानून को वापस लिया, क्योंकि वो किसानों की नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो कानून बनाए गए हैं। तो फोर्थ स्टेज में तो क्या हुआ कि रूल्स है, जो रूल्स बना दिए वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन फिफ्थ स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होगा, रूल्स चेंज हो सकते हैं, रूल्स में परिवर्तन हो सकता है यदि वो इंडिविजुअल राइट्स को, जस्टिस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। एंड लास्ट स्टेज है स्टेज 6, वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा कि कोई भी अपनी जान से भी खेल जाएगा यदि दुनिया की भलाई के लिए, यदि जैसे कि इसमें कौन एग्जांपल क्या कहें, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सब किसका एग्जाम्पल है? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या सोचा कि मेरी जान चली जाएगी, मैं देश के लिए इतना कुछ कर रहा हूं? उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि मैं दुनिया के लिए कैसे काम आ सकता हूं, मैं दुनिया की भलाई कैसे कर सकता हूं, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए मैं फिर भी करूंगा। ये होता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। इसमें खुद के बारे में नहीं सोचता, दुनिया की भलाई के लिए सोचता है कि दुनिया की भलाई कैसे हो जाए। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के अंदर आए। इन 6 स्टेज के बाद हम पढ़ेंगे हम क्रिटिसिज्म, आलोचना इस थ्योरी की। इस थ्योरी की आलोचना या क्रिटिसिज्म लॉरेंस कोलबर्ग की स्टूडेंट कैरोल गिलिगन ने किया। कैरोल गिलिगन लॉरेंस कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। कैरोल गिलिगन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी। इन्होंने 3 आधार पर क्रिटिसिज्म किया, जिसमें पहला आधार था जेंडर बायस थ्योरी है। इस थ्योरी में लॉरेंस कोलबर्ग ने सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव को इंक्लूड किया, फीमेल के तो लिया ही नहीं। 72 मेल्स लिए, अलग अलग एज ग्रुप के मेल्स तो लिए, लेकिन सिर्फ मेल्स लिए, फीमेल पर्सपेक्टिव को तो इंक्लूड नहीं किया गया। फीमेल का पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, केयर का होता है, वो केयर दिखाती है ना। और जो मेल पर्सपेक्टिव होता है वो किसका होता है, जस्टिस का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में पूछ लेते हैं कि मेल का पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो मेल का जो पर्सपेक्टिव होता है वो जस्टिस का होता है, न्याय का होता है। वहीं फीमेल का जो पर्सपेक्टिव होता है वो केयर का होता है। तो इस थ्योरी का पहला क्रिटिसिज्म क्या है, जेंडर बायस्ड थ्योरी है। बायस का मतलब क्या होता है, एक की तरफ झुकना। किसकी तरफ झुक गई, मेल्स की तरफ झुक गई ये थ्योरी, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया गया। तो जेंडर बायस्ड थ्योरी है पहला। दूसरा है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब कि जब लॉरेंस कोलबर्ग ने अलग अलग डिलेमा दिए, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे लिए, अलग अलग डिलेमास दिए, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब वो बच्चा उसका आंसर मान लो कह तो कुछ दे और करे कुछ। मान लो उससे पूछा गया कि बेटा यदि कुछ डिलेमा आया तो तुम चोरी करोगे या हाइंस डिलेमा दिया गया, अलग अलग बच्चों से अलग अलग सवाल पूछे गए। मान लो किसी बच्चे ने कह दिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, और क्या पता जब उसके साथ ही ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वो चोरी कर ले, या वो कह दे कि मैं चोरी करूंगा और जब सिचुएशन बने तो वो चोरी ना कर पाए। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परिकल्पना से ही तो आंसर दे रहा है, परिकल्पना से आंसर दे रहा है, हाइपोथेटिकली आंसर दे रहा है। तो दूसरा ये क्रिटिसिज्म है कि ये क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तीसरा, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर। मान लो इंडिया कल्चर, अमेरिका कल्चर, वेस्टर्न कल्चर अलग है। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में अलग अलग डिफरेंसेस है। एक क्वेश्चन इंडिया से पूछा गया, इंडियन कल्चर वाले लोगों से, और वहीं वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका, फ्रांस, या मान लो अमेरिका कल्चर से पूछा गया कि आप अपने पेरेंट्स को चूज करेंगे या पार्टनर को चूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंडिया लोगों से पूछा गया और अमेरिकन लोगों से भी। तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि जो अमेरिकन जो कल्चर के लोग हैं वो कहेंगे कि हम अपने पार्टनर को चूज करेंगे, वहीं जो इंडियन कल्चर के लोग हैं वो कहेंगे हम अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर हमारे माँ बाप से हमें जुड़ा है, मतलब कि हमें सिखाया जाता है शुरू से कि जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा करा, इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया, हम उनकी सेवा करें। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां 18-20 साल की उम्र में जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग कल्चर में इसका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो क्या है, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर। ये जो सारे थे ये 3 क्रिटिसिज्म है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर और जेंडर बायस्ड थ्योरी। बायसनेस का मतलब होता है एक की तरफ झुकना।
ये थ्योरी खत्म हो चुकी है, लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। थैंक यू।